नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रजनीकांत शर्मा बीआर जीनियस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले एक बार चेक करेंगे कि आवाज आ रही है। ओके। आज हम संविधान सभा की एक नई क्लास में स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना। ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है और इसमें पूरे संविधान की विस्तृत, व्यापक, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, गहन विशेषताएं बताई गई है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा जाता है कि संसार में अगर किसी देश का संविधान देखना हो, उस संविधान के बारे में जानना हो, उसे समझ, उसके बारे में उद्देश्यता का पता करना हो, तो संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन कर लेना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना उसका एक ऐसा आवरण होता है जिसके बारे में देखते ही पता चल जाता है कि संविधान में है क्या। बात करते हैं हम भी यही कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका बनाई गई थी, तो उसका आधार क्या था, उसके मूल उद्देश्य क्या थे, उसका आधार क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी। यह बात करते हैं भारत के संविधान की, तो कॉमन शब्द आता है संविधान की प्रस्तावना। इसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। कभी अगर बात करते हैं तो इसे भारत की संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं। दो बातें स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। पहली बात, तो जो भारत के संविधान की रूपरेखा बनाई गई थी, उसका उद्देश्य भारतीयों के द्वारा एक ऐसा संविधान तैयार करना था जिसका आधार भारतीय ही हो। उसके बारे में ये कहा जाता है कि हमारे संविधान में हमने बहुत सारी चीजों को कहीं इधर से कहीं उधर से लिया है, लेकिन संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मूल उद्देश्यों की पूर्ति करती है कि इसका निर्माण भारतीयों ने अपने लिए किया है। बात करते हैं इसकी प्रारंभ पटल कथा की, तो सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उस उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में जब संविधान सभा ने ग्रहण कर लिया, तो इसी का आधार बनी भारत के संविधान सभा की उद्देशिका, जिसे हमने एतत् रूप में कुछ नए विषयों के साथ जोड़ के नहीं स्वीकार कर लिया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देशिका को स्वीकार कर लिया, जिसे बाद में संविधान की प्रस्तावना का रूप दे दिया गया। अतः कह सकते हैं हम, संविधान का जो परिचय पत्र है वो उद्देशिका है, यानी प्रस्तावना है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इसके बारे में कहा था, ये विधान की कुंजी है, ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसे संविधान की आत्मा का रूप कहा जा सकता है, ये कानून की आत्मा है। इसी को सबसे पहले कहते हैं संसार में कि जब प्रस्तावना की बात आई थी, तो अमेरिका का जो संविधान था उसमें सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। उसमें जो उद्देश्य अपनाए गए थे, उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हमने भी संविधान सभा में इस प्रस्तावना के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। यह बात करेंगे, पर इसके बारे में विस्तृत बातें करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये संविधान का सार है। जब इसे बनाया गया था, अपनाया गया था, तो इसके कुछ मूल तत्व थे, कुछ मूल आधार थे, जिसके आधार पर इसे अपनाया गया था। तो जब हम बात करते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के मूल तत्व क्या है, तो हमको चार बातें निकल कर आती हैं। कि पहली बात, कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना तो हमने अपना ली, तो उसका स्रोत क्या है, कि संविधान में शक्ति किसके पास है।
इसका तात्पर्य है कि संविधान भारत के लोगों को संपूर्ण शक्ति सौंपता है। इसलिए कहते हैं कि भारत में संप्रभु जनता है और जनता को संप्रभु संविधान ने बनाया है। और प्रस्तावना की पहली लाइन का यही उद्देश्य है। हम भारत के लोग, इस संविधान सभा में जो लिखा गया है उसका मूल उद्देश्य यही है कि भारत के लोग ही शक्ति संपन्न हैं। दूसरी विशेषता, ये दूसरा तत्व कहते हैं, 4 तत्वों में से पहला तत्व है कि शक्ति का स्रोत क्या है, तो शक्ति का स्रोत जनता है। बात आती है दूसरी, भारत की प्रकृति क्या है। हम ये कहते हैं कि प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं जिन शब्दों में कहते हैं अपन समाजवादी शब्द, अंतनिरपेक्ष शब्द, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द इसकी प्रकृति को दर्शाते हैं कि भारत की संविधान की प्रकृति क्या है। तो उसके बारे में कहें कि कभी पूछा जाए कि भारत के संविधान की प्रकृति क्या है, तो ये सभी भारत के संविधान की प्रकृति है, समाजवादी, अंतनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये संविधान के अनुसार, प्रस्तावना के अनुसार भारत की प्रकृति है। बात करते हैं यहां पर इसका तीसरा तत्व क्या है, तो संविधान के उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में कहते हैं कि देखो ये शब्द आ रहे हैं यहां पर, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब ये विचार, धर्म, ये सब न्याय के साथ साथ ये संविधान के उद्देश्य हैं। इन्हें संविधान के उद्देश्य के रूप में अपनाया गया है। इस संविधान को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम भारत के लोगों को ये उपलब्ध करवाएंगे, उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। ये संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य था। चौथी बात आती है इसमें लास्ट की, कि हमने इसे स्वीकार किया है, अंगीकृत किया है, आत्मार्पित किया है, अधिनियमित किया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का यह मूल उद्देश्य है कि हम संविधान को कब स्वीकार कर रहे हैं, किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो वस्तुतः ये कह सकते हैं कि संविधान में प्रस्तावना का जो आधार है, उसका मतलब है कि संविधान की जो रूपरेखा बनाई गई है, वो सारी रूपरेखा हम किसी रूप में अपनाते हैं कि संविधान कैसा है, उसका आधार क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसमें क्या क्या चीजों को शामिल किया गया है। बात आती है कि प्रस्तावना के संबंध में कुछ चीजें कि प्रस्तावना में है क्या, तो प्रस्तावना में सबसे पहले हमने चीजों को लिया है वो यही लिया है कि इसमें हर शब्द का एक गूढ़ अर्थ है, हर शब्द का एक विशेष अर्थ है, विशेष उद्देश्य है, विशेष प्रभाव है। यह सबसे पहले विशेषताओं आती है, तो इसके मुख्य तत्व होते हैं और मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं, तो सबसे पहली विशेषता इसकी यही है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना की पहली विशेषता यही है, हम भारत के लोग। संविधान के स्रोत की बात करते हैं, 3 स्रोत निकल कर आते हैं और ये तीनों स्रोतों के आधार पर विशेषताएं निकल कर आती हैं। और संविधान के बात करते हैं अनुभव के आधार पर, तो ये पहली विशेषता है, हम भारत के लोग। इसका आधार यही रखा गया है कि हम भारत के लोगों में किस चीजों को मानते हैं। बात करते हैं, इसका आधार है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया,
हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य है कि ये संविधान का निर्माण भारतीय लोगों ने किया है। पहला उद्देश्य ये है इसका। हम भारत के लोग का तात्पर्य है कि भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। भारत के लोग, इसका तात्पर्य है कि शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। इस संविधान की जो सामग्री है उसका आधार भारत की जनता को माना गया है। हम भारत के लोग वास्तविक रूप में संविधान की संप्रभु शक्ति को भारत की जनता को सौंपते हैं। पहला उद्देश्य निकल कर आया, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न, पहली विशेषता हुई। और दूसरी विशेषताओं का आधार था प्रभुत्व संपन्न विशेषता। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो ये राजनीतिक शब्द माना जाता है। प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता एक ही बात, एक ही अर्थ में प्रयुक्त होती है। प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य होता है कि सर्वोच्च शक्ति जो किसी भी नियंत्रण में ना हो। इसका तात्पर्य है कि भारत और भारत के लोग किसी अन्य के अधीन नहीं है। इसे अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य होता है कि भारत की जनता किसी अन्य विदेशी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। ये स्वतंत्र और संप्रभु है, सर्वोच्च है। इस पर किसी अन्य शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर कुछ शब्दों की, तो कुछ शब्द निकल कर आते हैं और उनमें पहला शब्द निकल कर आता है समाजवाद। एग्जैक्टली कुछ शब्द हैं, इसमें दो शब्द आते हैं, इसके अलावा एक शब्द आता है अखंडता। इन तीनों शब्दों को मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं रखा गया था, इन्हें बाद में शामिल किया गया था। 1976 में एक समिति बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये इंदिरा गांधी सरकार में रक्षा मंत्री थे और इन्होंने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। इसी के साथ इन्होंने संविधान के प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़ने की भी सिफारिश की गई थी। इसमें ये तीन शब्द थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। मई 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इन्हें सिफारिश किया और इन्हें बाद में जोड़ दिया। 42 अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार परिवर्तन किया गया है, बदलाव किया गया है और भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये तीन शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इससे पूर्व ये शब्द नहीं थे। यहाँ एग्जैक्टली एक बात और कही जाती, बहुत अति महत्वपूर्ण बात है कि 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व, 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व ये तीनों शब्द संविधान की प्रस्तावना के तीनों शब्द जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, विशेषण में, प्रारूप में प्रयुक्त नहीं होते, लागू नहीं होते। इन्हें जम्मू कश्मीर में अधिनियमित नहीं किया गया था। परंतु 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों की समाप्ति कर दी गई। संपूर्ण 370 को नहीं हटाया गया है, संपूर्ण रूप से 370 अभी भी संविधान में विलुप्त नहीं किया गया है। उसके कुछ प्रावधानों को, वस्तुतः एक को छोड़कर सभी प्रावधानों को निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया है। अनुच्छेद 370 समाप्त नहीं हुआ है। अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान जो महत्वपूर्ण थे वो सभी समाप्त हो गए हैं और
अनुच्छेद 370 कहता है जम्मू और कश्मीर भारत के अभिन्न अंग हैं, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। राजनेता इस संदर्भ में अपनी अलग अलग बातें कहते हैं, जबकि वास्तविक रूप से संविधान की बात करें तो संविधान में 370 अनुच्छेद यथावत रूप में मौजूद है। राजनेता अपने संदर्भ में से अलग व्याख्या करते हैं इसकी, जो वस्तुतः उनके संदर्भ में है। भारतीय संदर्भ के अनुसार ये सही नहीं है कि संविधान से 370 अनुच्छेद समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 370 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जब 370 ए बी सी डी ई इन्हें समाप्त किया गया है। 370 ए बी सी डी इन्हें समाप्त किया गया है। बात आती है समाजवाद की, पंथनिरपेक्षता की और लोकतंत्रात्मक की। ये सब तीनों एक साथ जुड़ते हैं, इन तीनों का अर्थ भी अलग अलग माना जाता है। जब बात करते हैं समाजवाद की, तो समाजवाद का तात्पर्य होता है कि समाज में, राज्य में किसी भी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है, सीएम जोड़ के अनुसार एक ऐसा तोप है जिसने पहन लिया, उसका आकार वैसा ही हो गया, इसका रूप वैसा ही हो गया, इसके रूप में परिवर्तन आता रहता है और इसकी परिभाषा व्यक्ति ने अपने अनुसार दी। इसकी मूल परिभाषा तो यही, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, समाज में सभी वर्ग समान है, समाज में सभी एक जैसे हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी अन्य के साथ उसके अनुरूप व्यवहार किया जाएगा। वस्तुतः हर देश में इसकी अलग परिभाषा है। समाजवाद को कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग समाजवाद को अच्छा नहीं मानते। कैपिटलिस्ट देश जो होते हैं, पूंजीवादी देश होते हैं, वो समाजवाद को अच्छा नहीं मानते, और जो समाजवादी देश होते हैं वो पूंजीवाद को अच्छा नहीं मानते। और भारत मिश्रित है, भारत में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रण है। तो समाजवाद ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाएगा और उसके कार्य के अनुसार उसका भुगतान किया जाएगा। उसी तरह साम्यवाद में इसका अलग अर्थ निकाला जाता है। हमारे यहाँ पर साम्यवाद की कोई स्थिति नहीं है, भारत में साम्यवाद को नहीं अपनाया जाता, तो उसके बारे में हम ये बात नहीं कह सकते कि ये समाजवाद है। ये समाजवाद नहीं है। साम्यवाद में, समाजवाद में मूलभूत अंतर ये होता है कि वो क्रांति पर, हिंसा पर बल देते हैं, जबकि हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक साधनों पर बल दिया जाता है। बात आती है पंथ निरपेक्षता। ये बड़ा शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, और भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राज्य को धर्म के आधार पर विभक्त होने से बचाता है। राज्य किसी विशेष धर्म को कोई मान्यता नहीं देता, राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है, राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा, राज्य के धर्म पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सभी व्यक्तियों को धर्म के अनुसार व्यवहार करने का अधिकार है, वस्तुतः राज्य उसमें कोई इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें बहुत सारी बातें आई थी, इसमें बहुत सारे वाद आए थे। तो 1994 में केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, एसआर बम्बई बना भारत संघ। 1994 भारत संघ के बारे में विवाद था। उसमें ये कहा गया था कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। तो इस मूल ढांचे की परिभाषा बाद में होती रही थी। सबसे पहले मूल ढांचे की परिभाषा जो आई थी वो 1973 के केशवानंद भारती बाद में आई थी। बात करते हैं केशवानंद भारती बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें संविधान के विशेष प्रभाव के कारण लागू किया गया है, जिसमें पंथ निरपेक्षता भी सम्मिलित है।
बात आती है अनुच्छेद 366 में। अंत निरपेक्षता को संविधान के अनुच्छेद 366 में परिभाषित किया गया है। इस शब्द को संविधान के 366 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि संविधान में किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा। सभी धर्मों को समान अवसर होगा, सभी धर्मों का समान आदर किया जाएगा। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ एक कोटेशन आती है डी.डी. बसु की। डी.डी. बसु ने स्पष्ट कहा था कि उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ने से लाभ के स्थान पर हानि ज्यादा हुई है। पहले ये शब्द था नहीं, इससे समाज में धर्म के प्रति कोई जागरूकता का भाव नहीं था। सभी लोग धर्म को एक तटस्थ वस्तु मानते थे, परंतु पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने के बाद लोगों को इस शब्द के आधार पर अपने धर्म को जानने की उत्सुकता हुई, जानकारी लेने का भाव जागृत हुआ और लोगों में कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद की स्थिति पैदा होगी। ये तो वस्तुतः स्थिति है कि पंथ निरपेक्षता शब्द ने लाभ के स्थान पर हानि ज्यादा की। ये शब्द डी.डी. बसु के हैं, दुर्गादास बसु के हैं, जिन्होंने भारत के संविधान को विस्तृत रूप में लिखा था। कई बार एक आते हैं मोहम्मद अहमद सिरवई, इन्होंने भी कहा था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, ये संविधान की आधारभूत संरचना नहीं है, क्योंकि इसमें धर्म की स्वतंत्रता एक नॉर्मल गारंटी है, मौलिक गारंटी नहीं है। तो ये भी कहा जाता है, इसलिए संविधान की बात कर लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में कोई फायदा है या नहीं पंथ निरपेक्षता शब्द से। तो ये तत्व आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं। बात आती है अगला लोकतंत्रात्मक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन और सबसे अच्छी परिभाषा लोकतंत्र की देने वाले विचारक माने जाते हैं। लोकतंत्र का तात्पर्य अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। लोकतंत्र में शासन की सर्वोच्च शक्ति, अंतिम शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम शक्ति जनता में निहित होती है। जनता शासन की आधारभूत शिला होती है। ऐसी संरचना होती है कि उसके हाथ में सारी शक्तियां निहित होती है। इसलिए तो माना जाता है कि भारत में शक्ति का स्रोत अंतिम रूप से जनता होती है। बात आती है गणराज्य की। गणराज्य का तात्पर्य होता है, गणराज्य एक बहुत बड़ा शब्द निकल कर आया था और ये फ्रांस से निकला है। एक्चुअली ब्रिटेन के संविधान में तो इस नाम का कोई शब्द है ही नहीं। और इसी शब्द के आधार पर आपको एक बात बता देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना पर किसका प्रभाव पड़ा? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना पर सबसे ज्यादा अमेरिका का प्रभाव पड़ा, यूएसए के संविधान का प्रभाव पड़ा। बात तो दूसरी भी आती है। यहाँ एक शब्द आता है हम भारत के लोग, एक शब्द आता है हम भारत के लोग। ये तो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, क्योंकि ब्रिटेन में, अमेरिका में, यूएसए में अलग अलग शब्दों की शैली है। वहां पर लिखा है हम आयरिश लोग, और ये शब्द हमने यथावत रूप से वहां से उठा लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई कोई इसे यूएनओ की उद्देशिका से लिया हुआ मान लेता है। यह शब्द आता है गणराज्य। मैं आपसे गणराज्य की बात कर रहा था। लोग कहते हैं कि भारत के संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ये तो हम कॉमन फैक्ट की बात कर सकते हैं, वस्तुतः ये नहीं है। शब्द ऑस्ट्रेलिया के संविधान में नहीं है। संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव। उन्होंने इस शब्द को हटाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि ये शब्द ऑस्ट्रेलिया के शब्द से प्रेरित नहीं है, इसलिए
इसे हटा दिया जाए, अन्यथा इसे जोड़ा रखा जाए तो हम इसे अपना प्रस्तावित शब्द कह सकते हैं। और इसे रखा गया और इसे भारत की मूल भावना के अनुरूप माना गया। तो कह सकते हैं हम गणराज्य ये एक ऐसा शब्द है जो फ्रांस में सर्वाधिक प्रचलित है और वहां पर अब तक 5 जो संविधान बने उसमें इस संविधान की प्रस्तावना को सबसे ज्यादा माना जाता है। बात आती है गणराज्य की। तो गणराज्य का तात्पर्य होता है कि भारत का जो राज्याध्यक्ष होता है, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। वंशानुगत व्यवस्था को राजतंत्र कहते हैं, जबकि हमने राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र को अपनाया है। और लोकतंत्र में राष्ट्रपति को राज्याध्यक्ष कहते हैं, जिसे गणराज्य के आधार पर निर्वाचित किया गया है, ना कि वंशानुगत रूप से अपनाया गया है। बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और भारत डोमिनियन स्टेट बन गया, जो ब्रिटिश गणतंत्र के अधीन नहीं रहा। इसे महारानी की शासन की छत्रभूमि से, मातृभूमि से, आधार भूमि से अलग कर दिया गया और भारत पर जनता का शासन स्थापित हो गया। ब्रिटेन की महारानी का शासन समाप्त कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को निवर्तमान भारत के गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ने भारत को संपूर्ण संपन्न गणराज्य घोषित किया था और इसी के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। यहाँ बात करता है अपन ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में हम शामिल हुए, हमने गणराज्य शब्द भी रखा, जबकि हम ब्रिटिश राजमंडल में भी शामिल। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात आती है कि संसार के 56 देश ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता है और वो सभी देश ब्रिटेन की महारानी को अपना संप्रभु शासक मानते हैं औपचारिक रूप से। ये परंपरा बना दी, जो राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा वो ब्रिटेन की महारानी को अपना संप्रभु, अपना शासक, अपना औपचारिक प्रधान मान सकता है। दबाव नहीं था, बहुत सारे देशों ने अपनी आस्था के आधार पर इसे अपना लिया। आज भी बड़े बड़े देश अपना शासन ब्रिटेन की महारानी के नाम से चलाते हैं, उनसे स्वीकृति लेकर चलाते हैं, जिनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल है। ये बड़े देश हैं जिनके संविधान में गणराज्य शब्द नहीं है और उसका कारण यही है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं और राष्ट्रमंडल सदस्यों में गणराज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन हमने अपनी परिस्थिति को बदला, स्टेटस को चेंज किया। गणराज्य के सदस्य तो हैं, राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। हमने स्पष्ट रूप से भारत के राष्ट्रपति की स्टाम्प लगाई, सील लगाई, मोहर लगाई, लिखा प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भारत गणराज्य। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति प्रधान होते हैं, जबकि राष्ट्रमंडल देशों के जो मुखिया होते हैं, सदस्य देश होते हैं, वहां पर ये गणराज्य शब्द नहीं होता, प्रचलित ही नहीं। यह सामान्य एक बात और बता देते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना पहला गणतंत्र मनाया था। एक दिलचस्प बात और बता दें, महत्वपूर्ण बात है, स्पष्ट में कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले रिपब्लिक परेड के, रिपब्लिक समारोह के, गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि थे। और उसी समय से एक परंपरा बना दी गई कि भारत के हर रिपब्लिक ओकेशन पर, हर गणतंत्र समारोह पर कोई विदेशी अतिथि को आमंत्रित किया
जाएगा। महत्वपूर्ण बात, याद रखने लायक बात है कि भारत के पहले गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। यह बात आती है कुछ तत्व की। यहाँ 3 शब्द आते हैं न्याय के। बात आती है न्याय की, और न्याय में 3 शब्द हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय दिए गए। न्याय का आधार होता है आपको न्यूनतम देने की गारंटी, आपको जो है आपका उसे देने की गारंटी, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, जिसमें लोगों का अधिक से अधिक कल्याण होगा, अधिक से अधिक हित होगा, अधिक से अधिक लाभ होगा। यहाँ पर पहला शब्द आता है सामाजिक न्याय। इसका तात्पर्य होता है हर व्यक्ति के साथ, हर किसी के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ना राज्य करेंगे, ना व्यक्ति अन्य के साथ करेगा। इसका तात्पर्य कि बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार, जिसमें ना पुरुष और महिला के साथ कोई भेदभाव किया जाता, ना अंतर रखा जाएगा, जिससे कुछ वर्गों का आपस में उद्धार हो सके, उत्थान हो सके, उनका विकास हो सके, उनका कल्याण हो सके। यही आधार आर्थिक न्याय का भी रखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिले, उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। भारत में ज्यादातर लाभ अनुपाती मिलता है। जो आर्थिक आधार पर लाभ मिलता है वो अनुपाती मिलता है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसे अनुपाती न्याय कहते हैं। जबकि समाजवादी देशों में न्याय की व्यवस्था समानांतर है, इक्वल है, न कम न ज्यादा। जबकि भारत में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय अनुपाती है। अनुपात के आधार पर मिलता है। समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यहाँ राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो राजनीतिक न्याय का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति को सभी समान अधिकार मिलेंगे जो राजनीतिक होंगे। उसे सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है, उसे मत देने का अधिकार है, उसे राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार है, उसे अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है, उसे चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, उसे राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी कार्यों में भागीदारी प्राप्त करने का अधिकार है, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। अगर सरकार उसकी बात को नहीं सुन रही तो उसके लिए उचित मार्ग अपनाने का भी अधिकार है। इसे राजनीतिक न्याय कहते हैं। बात आती है विचार, अभिव्यक्ति, तो शब्द आता है इसमें स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है लिबर्टी। लिबर्टी का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति को किसी बंधन से मुक्त कर देना जो उसके विकास के लिए आवश्यक हो। यह बात करते हैं, कॉमन बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके विचार प्रकट करने से नहीं रोका जाएगा। और इन सब चीजों को अनुच्छेद 19 आपको उपलब्ध करवाता है। मौलिक अधिकारों में शब्द है स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त। उनका आधार प्रस्तावना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी अन्य को उसके आधार पर कोई हानि ना हो। उसे अभिव्यक्ति करने की आजादी है, उसे किसी आधार पर विश्वास करने की आजादी, किसी व्यक्ति पर करे, किसी संस्था पर करे, किसी उद्देश्य पर करे, किसी पार्टी पर करे, किसी दल पर करे, किसी दबाव समूह पर करे, रोका नहीं जाएगा। उसके आदर्श हैं, उस पर भी उसे मानने का अधिकार रखा गया है।
उसे धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। व्यक्ति किसी भी धर्म को धारण कर सकता है। बात आती है इसके अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता। 42वें संविधान शब्द में ये अखंडता शब्द जोड़ा गया था और इसका तात्पर्य होता है कि राष्ट्र की भावना को और अधिक से अधिक मजबूत किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के साथ जोड़ा जाए, राष्ट्र के आधारभूत लक्ष्यों में मनुष्य की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसका आधार रखा देश की एकता और अखंडता। इसलिए सभी एक हैं, सभी समान हैं, सभी का उद्देश्य है भारत का सर्वांगीण विकास। बात आती है 16वें संविधान संशोधन 1963 की। बात आती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी लोग कह देते हैं, हम कई बार कह देते हैं शब्द, एकता शब्द की बात आती है। अखंडता शब्द को अनुच्छेद 16 के संविधान संशोधन 16वां जो हुआ था 1963 में, उसमें अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(4) में जो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए थे, उसमें भी अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। यह अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में है। अगर पूछा जाए कि अखंडता शब्द स्वतंत्रता के अधिकार में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, तो वो 16वां संविधान संशोधन 1963 आएगा, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 19(2), 19(3), 19(4) में युक्ति युक्त निबंधनों के आधार पर अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, प्रतिस्थापित किया गया है, अंत स्थापित किया गया है। और बात आती है शपथ के प्रावधान की। देखो, अखंडता शब्द के बारे में 3 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो कि संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जबकि स्वतंत्रता अधिनियम में संविधान में अखंडता शब्द को अंत स्थापित कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो 16वां संविधान संशोधन 1963 आएगा, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 19(2), 19(3), 19(4) में अखंडता शब्द को अंत स्थापित किया गया है। और इसी संशोधन द्वारा तीसरी अनुसूची के अंतर्गत जो शपथ का प्रारूप है, शपथ का प्रावधान है, उसमें भी अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। बात आती है कि संविधान कब लागू हुआ और संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तो यह आता है 26 नवंबर 1949। यह एक शब्द आता है, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। लास्ट की लाइन और शुरू की लाइन को हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है, हम भारत के लोग, और लास्ट को, अंतिम शब्द को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये आयरलैंड के संविधान के प्रस्तावना के भाग हैं। यहाँ बात आती है, महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि संविधान के प्रस्तावना पर बहुत सारे वाद हुए थे, न्यायालय में मुकदमे दायर किए गए थे। उन मुकदमों के आधार पर कुछ बातें निकल कर आती हैं, उसमें महत्वपूर्ण बातें आती है। सबसे पहले 1950 में एक गोपालम वाद हुआ था, मद्रास राज्य के साथ था इसका वाद, और इसमें यह कहा गया कि उद्देशिका न्यायालय में
परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में के संदर्भ में कोई वाद विवाद नहीं लाया जा सकता। बात आती है 1960 में। फेब्रुआरी यूनियन वाद हुआ था 1960 में, और उसमें कहा गया था कि संविधान निर्माताओं का जो विचार है उसे संविधान की प्रस्तावना में जान सकते हैं, मान सकते हैं, देख सकते हैं। द की ऑफ माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान का भाग है। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया फेब्रुआरी यूनियन वाद में। ना तो इसे संविधान का अंग माना गया, ना ही इसे संविधान सभा ने अपना अंग घोषित किया, इसलिए इसे संविधान का अंग नहीं माना गया यूनियन फेब्रुआरी वाद। बाद में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का एक वाद होता है 1965 में, जिसके बारे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान विधि निर्माताओं के, कानून निर्माताओं के दिमाग की उपज है, मस्तिष्क की उपज है। इसे किसी भी रीति से संविधान का औपचारिक भाग नहीं कह सकते। यानी कि अब तक जो वाद हुए इन तीनों वादों में इसे संविधान का भाग नहीं माना। बात आती है गोलकनाथ की 1967। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य। बात तो की, व्याख्या की, लेकिन माना नहीं कि यह संविधान का भाग है। इसमें लिखा गया, इसमें निर्णय दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो नहीं है, लेकिन 368 के अंतर्गत इसमें संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। संसद 368 अनुच्छेद का उपयोग करते हुए संविधान की प्रस्तावना में कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का भाग नहीं है। और 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में इसे संविधान का भाग मान लिया गया। और संविधान के प्रस्तावना के अंश को कहा गया कि ये बहुत पवित्र भाग है। इसमें दार्शनिक तत्वों का समावेश है, दर्शन का मूल है, इसलिए इसमें कोई ऐसा संशोधन ना किया जाए जिससे मूल ढांचे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उद्देश्य का भारत के संविधान का मूल ढांचा है। दो बातें स्पष्ट हो जाती है केशवानंद भारती में कि अंग है और मूल ढांचा भी है। बात आती है 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद में, और उसमें स्पष्ट कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि उद्देश्य का संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि उद्देशिका ना तो किसी शक्ति का कोई स्रोत है, ना ही उस पर किसी प्रकार का कोई सीमित अधिकार क्षेत्र। बात आती है एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994। उसमें कहा उद्देशिका संविधान का भाग है, और इसमें अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया था जिसे उन्होंने सही माना। वस्तुतः बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, उसका उल्लेख आते हैं। हम बहुत बातें कर सकते हैं इसके बारे में, बहुत सारे कथन आते हैं, और उनमें महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। हंसा मेहता। हंसा मेहता संविधान सभा की महिला संघ की अध्यक्ष थी, जिन्होंने सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14-15 अगस्त को झंडा सौंपा था। उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा वचन है जो अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। संविधान शरीर है तो उद्देश्य का उसकी आत्मा, सुभाष कश्यप के अनुसार। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा माना है।
इन कोटेशन होगी। अगर पूछा जाए शरीर, संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। सुभाष कश्यप, संविधान की प्रस्तावना एक वचन है जो प्राचीन प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। हंसा में बात करते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। किसी ने इसे अमूल्य निधि कहा, किसी ने इसे आदि कहा, किसी ने इसे अनंत कहा, किसी ने इसे गहन कहा, किसी ने इसे मूल कहा, किसी ने इसे श्रेष्ठ कहा, किसी ने इसे कहा मस्तिष्क की अधिकतम उपज। किसने कहा कि इसे प्रिंसिपल्स पर बनाया गया है, तो लोगों ने कहा कि यह तो संविधान की मूल कुंजी है। इसे उचित माप तोल भी कहा गया। किसी ने इसे तराजू कहा, किसी ने इसे तोल कहा, किसी ने कहा तोल का तराजू है, और के मुंशी ने तो इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा है, पॉलिटिकल हॉर्सकॉप। संविधान की प्रस्तावना मूल है जिसमें दार्शनिक तत्वों का समावेश है। कभी भारतीय दर्शन को देखना हो, भारत के संविधान के दर्शन को देखना हो, तो प्रस्तावना का अध्ययन कर लेना चाहिए। कुछ विशेष बातें आती हैं, कुछ बातें कहते हैं कि प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ने पर कुछ लोगों को आपत्तियां थी। कुछ लोगों ने इसे परिवर्तित करने की एक सिम्बल लाल सक्सेना थे, संविधान सभा के सदस्य थे सिम्बल लाल सक्सेना। इन्होंने कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो देशी का है, उसे ईश्वर और महात्मा गांधी के नाम से प्रारंभ कर दो। बाद में किसी ने कहा कि संविधान में कहीं भी बंधुता का कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए। कामत ने कहा था कि संविधान सभा में भारत के लोग से पहले ईश्वर का नाम शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। इस पर विस्तृत चर्चा हुई, बाद में वोटिंग करवाई गई और वोटिंग में यह प्रस्ताव खारिज हो गया। इसमें ईश्वर का कोई उल्लेख नहीं रखा गया। कामत ने कहा था आज भारत के इतिहास का काला दिन, कलंक का दिन है। भगवान ईश्वर भारत की रक्षा करे। संविधान व्यक्ति की गरिमा शेष से पहले रखता है, प्रस्तावना उसकी आत्मा को जीवित रखता है। प्रस्तावना एक अमूल्य निधि है जो संविधान को सर्वोच्च श्रेष्ठ आदर्श बनाती है। ऐसे उद्देश्य रखे हैं जो व्यक्ति को लोक कल्याण की भावना से जोड़ते हैं, देश के साथ आत्मसात करते हैं, देश की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ये ऐसे शब्द हैं जो श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम माने जाते हैं। संविधान भारत का गौरव है, तो प्रस्तावना उसका मस्तिष्क